हेलो बच्चों, अभी तक हमने क्लास फर्स्ट ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन में क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था, राइट। अब मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एक्चुअली आपका पहला लेसन दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको हम कण और तरंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए कण आप पदार्थ को कहते हैं और तरंग जो होती है वो एक क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक बच्चों, अभी तक क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हमने जो परमाणु था उसमें बीच में नाभिक और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को माना था कि वो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को एक कण मान करके स्टडी किया था। लेकिन ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को कण तो माना जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक तरंग भी माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कण और तरंग दो हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग कंपोनेंट हैं। हम जो बोलते हैं लाइट होती है, ये सब क्या होते हैं, वेव्स होते हैं, तरंग होते हैं, राइट। और पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान को ऑक्युपाइड करते हैं यानी घेरते हैं, उसको आप कहते हो पदार्थ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पदार्थ एक अलग कंपोनेंट है हमारे यूनिवर्स का और वेव्स जो है वो एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है, बट यहां पर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, यहां पर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। और जो नाभिक है, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के दो कैरेक्टर माने जाएंगे, एक कण का और दूसरा तरंग का। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि हमने सोचा बस किसी चीज को दे दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों के गुण होंगे, बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास बहुत थिंकिंग होती है, बहुत सोच विचार करके एक्सपेरिमेंट करके बातों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं डी ब्रॉगली का, डी ब्रॉगली सिद्धांत। ठीक, तो देखिए डी ब्रॉगली ने ही सबसे पहले कहा था कि कोई भी छोटा कण है यानी सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा कण है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी छोटा कण हो, अगर वो गति कर रहा है तो उस समय उसमें तरंग के भी गुण आ जाते हैं। ठीक, बस इनका यही एक कॉन्सेप्ट था जिसने पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही हिला करके रख दिया। ठीक है, इसके पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक कण माना जाता था, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि छोटा कण अगर गति की अवस्था में है तो उसमें तरंग के भी गुण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक के बाहर घूमता है, यानी उसमें भी तरंग के गुण होंगे। ठीक, तो डी ब्रॉगली सिद्धांत में आप याद रखेंगे कि इनके अनुसार किसी भी छोटे गति करते कण में तरंग के भी गुण होते हैं। ठीक बच्चों, अच्छा अब तरंग है तो तरंग में तरंग दैर्घ्य भी होती है। ठीक, तो अब इन कणों में तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो इसके लिए डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला दिया कि लैम्डा इक्वल टू h/m ×
यहाँ पर लेमडा जो होता है वो तरंग दैर्घ्य है, एच को प्लांक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है, वही छोटे कण का, और जो वी होता है वो वेग होता है, वो किस वेग से छोटा कण गति कर रहा है। ठीक बच्चों, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, इसको आप डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक, अब यहां पर m इंटू वी जो है, इसको आपने पढ़ा होगा, संवेग का फॉर्मूला होता है। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी भी इसको लिख सकते हैं। पी यहाँ पर मोमेंटम संवेग हो जाता है। पी क्या है? संवेग है, मोमेंटम इसको कहोगे। ठीक, तो इस तरह से डी ब्रोगली सिद्धांत याद रखेंगे। डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण में तरंग के भी गुण होते हैं। ठीक, राइट। मान लेंगे कि जो कण है वो m द्रव्यमान का है और v वेग से गतिमान है, तो उसमें जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी वो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक बच्चों, एम वी प्लेस पर एच लिख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस फार्मूले का हम प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है। इसके लिए हमें आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण याद रखना होता है, और ये बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। E इक्वल टू होता है m इंटू सी स्क्वायर। ठीक, यहां पर E एनर्जी होती है, m कण का द्रव्यमान होता है, और c जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी कि प्रकाश का वेग होता है। ठीक, फिर ये प्लांक सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा, प्लांक ने कहा था कि जो लाइट होती है ना, लाइट ही सूर्य से मिलती है, तो इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों से मिलकर बनी हुई है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनी हुई है। तो वो जो पैकेट हैं उनको इन्होंने नाम दिया था फोटॉन। ठीक, एक्चुअली वो कहना चाहते थे कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जो कि जो फोटॉन मतलब जो कण इन्होंने एज्यूम किया, उसका जो मास होता है वो लगभग क्या होता है? जीरो होता है। तो जिसका मास जीरो है उसको कण कहना ठीक नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि मतलब जो लाइट होती है वो ऊर्जा के पैकेट वर्ड यूज करती है, और उन पैकेटों का नाम दे दिया फोटॉन। तो फोटॉन की एनर्जी के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। E यहाँ पर एनर्जी, H प्लांक नियतांक, C स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा जो है वो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। अब इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब ये भी इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू है, तो इसके बराबर आप इसको लिख देंगे। तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा। अब इस लेमडा को इस तरफ साइड चेंज करके ले आओ, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। ठीक, अब इसमें जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और m जो है वो फोटॉन का मास हो जाएगा। हालांकि लगभग जीरो होता है, बट इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग फोटॉन का मास हो जाएगा। अब इसमें जो है, अगर हम अन्य पार्टिकल मान लें, जैसे मान लो फोटॉन के बजाय कोई छोटा कण है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन कर रहा है, तो अन्य
छोटे कणों के लिए, ठीक है, वेग v मानने पर तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/m इंटू, तो ये देखिए आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ये तो था डी ब्रॉगली फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू h/m इंटू v, ठीक। तो बहुत सिंपल है, आप दो समीकरण याद रखिए, एक आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और दूसरा प्लांक सिद्धांत, ठीक। E इक्वल टू hc/λ, दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों ई होंगे, तो इक्वल करेंगे, बस थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपका तुरंत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये था डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का फार्मूला, ठीक। तो अब हम डी ब्रॉगली के कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। डी ब्रॉगली सिद्धांत के क्या महत्व हैं, इनके देखिए पहला महत्व ये है कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया है। ड्यूअल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दो गुण, ठीक। इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दो गुण होते हैं, इसलिए इसको कहा गया द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर। तो देखिए डी ब्रॉगली ने कहा कि छोटा कण गति की अवस्था में होगा तो उसमें तरंग के भी गुण आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक के बाहर गतिकी ही अवस्था में होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक के बाहर गतिकी अवस्था में ही होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन में भी तरंग के गुण होने चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ये माना गया कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसमें कण और तरंग दोनों के गुण होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा किस नेचर का होगा, ड्यूअल नेचर का होता है, ठीक। कुछ एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल नेचर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कैथोड किरणें, ठीक। तो वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है आपको कि जो कैथोड किरणें होती हैं, अगर ये किसी छोटे और हल्के पहिए से टकराती हैं, किसी छोटे और हल्के पहिए से टकराती हैं, तो ये उस पहिए को क्या करती हैं, घुमा देती हैं। जैसे कैथोड किरण टकराएगी तो पहिया ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इससे प्रूव होता है कि जो कैथोड किरणें हैं उनमें द्रव्यमान होता है, ठीक। अर्थात अब कैथोड किरणें बनी किससे होती हैं, कैथोड किरणों में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनसे प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण है, ठीक। और दूसरा तरंग के लिए, अब तरंगों की एक खास प्रॉपर्टी होती है और वो होती है व्यतिकरण और विवर्तन, ठीक है, राइट, ठीक है। व्यतिकरण का मतलब होता है कि जैसे दो तरंगे होती हैं, अब मान लो एक की इंटेंसिटी I1 है और एक की इंटेंसिटी I2 है, ये किसी तरह से एक दूसरे से सुपर इम्पोज करें, यानी एक तरंग दूसरी तरंग से मिले, ठीक है, एक तरंग दूसरी तरंग से क्या हो, मिले, तो उस समय मिलने पर क्या होता है कि इनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो I1 प्लस I2 से या तो ज्यादा होती है परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 से ज्यादा होती है या I1 प्लस I2 से कम होती है, ठीक।
व्यतिकरण का स्टेप आपको बताना क्या होता है कि जब दो तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस समय उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से ज़्यादा होती है या कम होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आप व्यतिकरण। जो कैथोड किरणें होती हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करती हैं। ठीक, इससे क्या प्रूफ होता है कि कैथोड किरणें जो हैं वो एक क्या है, तरंग है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरंग है, क्योंकि कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती हैं। फिर विवर्तन की बात करें तो जैसे कोई तरंग होती है उसको बिल्कुल महीन स्लिट से गुजारा जाए यानी छिद्र से गुजारा जाए तो ये थोड़ा सा इसके किनारों की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी कहा जाता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो कैथोड किरणें भी इस प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुण प्रेजेंट है। तो याद रखिए, कैथोड किरणें अपने रास्ते में रखे हल्के और छोटे पहिए को घुमा देती हैं, अर्थात इनमें द्रव्यमान है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कण है। फिर कैथोड किरणें व्यतिकरण और विवर्तन जैसे गुणों को प्रदर्शित करती हैं जो कि तरंगों की स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं। तो इससे प्रूव होता है कि कैथोड किरणें तरंग हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी एक क्या है, तरंग है। तो ऐसे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक, अब दूसरा इंपॉर्टेंस एक और पढ़ेंगे। देखिए, डी ब्रोगली नहीं, बोहर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था। बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं उनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर नाभिक के बाहर गति करते हैं उनमें उनका कोणीय संवेग है ना NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो उन्होंने कहा तो था, लेकिन इसका कहीं से भी प्रूवमेंट नहीं कर पाए थे कि NH/2π कैसे होगा। डी ब्रोगली के सिद्धांत के बाद इसका प्रूवमेंट आसानी से हो गया। ठीक, तो एक ये भी इंपॉर्टेंस होगा, देखिए कैसे। अब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर वृत्तीय पथ के बजाय ऐसे जो है एक तरंग के फॉर्म में मोशन करेंगे। ठीक, अच्छा, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे एक तरंग है, ये इतनी दूरी चलती है ऐसे, तो इसको कहते हैं कि इसने एक कंपन पूरा किया, और इस दौरान जो डिस्टेंस होती है उसको आप किससे डिनोट करते हो, लैम्डा से, और इसी को आप कहते हो तरंग दैर्घ्य। अब यहां देखिए, जैसे हमारी तरंग है यहां से स्टार्ट हुई, तो इसने एक कंपन कहां तक पूरा किया, यहां तक। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये वाली डिस्टेंस, इसको कह सकते हैं हम 1 लैम्डा। अब यहां से लेकर के यहां तक इसने एक और कंपन पूरा किया, चलिए हम केवल लैम्डा लिख देते हैं, तो ये भी हो गई लैम्डा। फिर यहां से लेकर के यहां तक फिर एक और कंपन पूरा किया, लैम्डा। फिर यहां से लेकर के यहां तक एक और कंपन पूरा किया, लैम्डा। फिर यहां से यहां तक एक और कंपन पूरा किया, लैम्डा। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमारी जो 1 2 3 4 5 लैम्डा है। अब मान लो, तो देखिए यहां क्या होता है कि जब हम ऐसे लैम्डा को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कंप्लीट लैम्डा मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि यहां पर आने के बाद आपको सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, अगर आपको लास्ट में जाने के बाद पूरा कंप्लीट लैम्डा नहीं मिल रहा है तो फिर इसका मतलब होता है कि वो जो वेव है, तरंग है, वो एक निश्चित पथ पर मोशन नहीं कर रही है,
वो वहां से आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, राइट। यानी प्रॉपर वे में उसको मोशन करने के लिए 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे पूरा कंप्लीट लेमडा मिलना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम देखो यहाँ कह सकते हैं कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है, यानी वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की जो परिधि है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 लेमडा के बराबर है। किसके बराबर है? 5 लेमडा के बराबर है। अब जरूरत तो नहीं कि हमेशा 5 लेमडा हो, तो 5 के बजाय हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? n लेमडा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर है? n लेमडा के बराबर है। तो वृत्त की परिधि को आप किससे डिनोट करोगे? 2 पाई r से, और ये n लेमडा। 2 पाई r इक्वल टू n, लेमडा की जगह पर आप डी ब्रॉगली सिद्धांत से h/mv लिख सकते हो। तो देखिएगा ध्यान से, mv को इस तरफ ले आए और साथ में r, और nh और 2 पाई को इस तरफ ले गए। ये mv इधर आया, mv इधर आया और 2 पाई इधर गया। ठीक, तो ये देखिए होता है कोणीय संवेग। mvr जो है, इसी को आप क्या कहते हो? कोणीय संवेग बराबर nh/2 पाई। तो देखिए बोर्ड ने अपना कॉन्सेप्ट तो दिया था, बट ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि वृत्तीय पथ पर गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2 पाई होगा। लेकिन डी ब्रॉगली सिद्धांत से इसको एक्सप्लेन किया जा सका कि वृत्तीय पथ पर गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2 पाई कैसे होता है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इसको। तो ये था हमारा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है।